चुनाव जब भी हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, अपना वोट जो है ना बड़ा सोच समझ के देना चाहिए। आप ये देखकर वोट दें कि जिसको आप वोट दे रहे हैं, चाहे वो आपका लोकसभा क्षेत्र हो चाहे आपका विधानसभा क्षेत्र हो, क्या वो आपके क्षेत्र की आवाज़ वहाँ पर जाकर उठाएगा या नहीं उठाएगा। अगर आपने इनको जिनको पहले चुना है, अगर आपको लगता है कि भाई ये हमारी आवाज़ नहीं उठाते या ये वो नहीं है जो हम चाहते थे, जैसा हम इंसान को चुन के हमने आपने भेजा है, एक विधायक है, एक एमपी है, वो एक पूरी क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव है। वो कुछ लोगों का एमएलए या कुछ लोगों का एमपी नहीं है, वो सारे क्षेत्र का है। तो क्या वो आपके क्षेत्र की आवाज़ उठा रहा है वहाँ जाके, निष्पक्ष होकर आवाज़ उठा रहा है? तो आपने अपनी वोट का चयन जो है बड़े ही सोच समझ कर करना है। ये हमारे भाई भाई विशाल सैनी जी जो युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं, एक विशेष वार्ता के दौरान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भाई विशाल सैनी किसी पर्चे को मोहताज नहीं है। लंबे शुरू से ही पारिवारिक मोल से इनके पिताजी डॉक्टर विशाल सैनी जी हल्का दौर से विधायक है, पहले भी 3 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं से संस्कार लेकर युवा कांग्रेस के माध्यम से जनता के बीच में हमेशा मौजूद मौजूद रहते हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, युवा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिन रात पूरी ये टीम हमेशा की तरह पार्टी हाईकमान के आदेशों का पालन करते हुए जनता के बीच में और कांग्रेस को मजबूत करने में लगी हुई है। आइए करते हैं बातचीत हमारे युवा साथी भाई विशाल सैनी जी जो प्रदेश युवा कांग्रेस के सम्मानित महासचिव हैं। लेते हैं जानकारी इसमें देश और प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियां किस तरह चल रही है, 2024 का जो मिशन है उसको लेकर कांग्रेस की किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। भाई विशाल सैनी जी। जी नमस्कार। देखिए, पहले तो मैं अपनी एक बात रखना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले जो एक आतंकवादी हमला हुआ अनंतनाग में, और उसमें हमारे 2 आर्मी के ऑफिसर्स और एक जे.एंड.के पुलिस के जो डीएसपी हैं उन्होंने अपनी शहादत दी। तो पहले तो मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और ये कोई पहला वाक्य नहीं है। अप्रैल में भी आप देख सकते हैं पुंछ में अटैक हुआ, मई में राजौरी में अटैक हुआ। तो मैं ये सोचता हूँ कि सरकार क्या कर रही है। 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ था, 5 साल होने वाले हैं, आज तक भी ये नहीं पता चला वो आरडीएक्स कहाँ से आया, उस अटैक के पीछे कौन था। बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। आपको याद होगा जब 2016 में नोटबंदी हुई थी, तो बीजेपी सरकार के सभी एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और साथ ही जो इनकी अंधभक्त है, सबसे पहले ये कहा था इसकी फेवर में कि नोटबंदी होने से आतंकवाद पर रोक लग जाएगी। आप खुद देख सकते हैं 8-9 साल हो गए हैं नोटबंदी हो गए, कहाँ लगी है रोक। हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं ये पता चलता है हमारा एक जवान वहाँ शहीद हो गया, हमारा एक जवान वहाँ शहीद हो गया। तो सरकार और कितनी जानें लेना चाहती है? इसकी नाकामी है ये। बिल्कुल नाकामी है, बिल्कुल नाकामी है। मेरे को समझ नहीं आता, ये लोग 2014 से पहले बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, आज वो बातें कहाँ हैं। और सबसे बड़ा जो धक्का लगता है ना, ये चीज़ देख के लगता है कि कोई भी इनका लीडर, बड़े से बड़ा लीडर हो चाहे कार्यकर्ता हो, बात ही नहीं करता उस बारे में। तो किसी ने अब शहादत दे दी देश के लिए, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। मणिपुर में देख लो इतने महीने से क्या चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले सुनने में आया कि वहाँ पे भी एक आर्मी के जवान शहीद हुआ है। और उससे पहले जो वहाँ घिनौनी एक घटना घटी जिसमें 2 महिलाओं के लिए ऐसा अभद्र व्यवहार किया गया, उस पर भी किसी भी इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मंत्री या एमएलए ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। तो उससे पता चल जाता है कि ये देश की जनता के प्रति कितनी संवेदनशील है। और बाकी आपने ये कहा कि देश प्रदेश की राजनीति की बात, तो आप सब जानते ही हैं कि इस टाइम हमारे हरियाणा प्रदेश में पूरी लहर कांग्रेस की चल रही है। लोग बीजेपी से बहुत परेशान हैं। 10 साल लोगों ने कांग्रेस की सरकार के देखे जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे। जो प्रदेश हरियाणा में नंबर 1 हुआ करता था रोजगार में, आज वही प्रदेश रोजगार में सबसे लास्ट में है। और देश प्रदेश की छोड़ अगर देश की भी लगा लें तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दर आज के टाइम पे है। और जबकि वादा क्या किया गया था 2014 में आने से पहले, 2-2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था। आप खुद ही देख सकते हैं, आप यमुनानगर जिला देख लें, अम्बाला देख लें, कुरुक्षेत्र देख लें, ये 3-4 जिले के क्या बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है क्या? कमी क्या है? अपॉर्चुनिटी की कमी है। अगर ये बच्चे, आप खुद यहाँ से अगर कुरुक्षेत्र तक चलेंगे ना तो 400-500 आइल्स के सेंटर हैं।
कुरुक्षेत्र से अम्बाड़ा चलेंगे वहां भी इतने होंगे। मतलब इन 3-4 जिले में 1.5-2 जा रहा है इसके सेंटर होंगे, और हर रोज बच्चे बाहर जा रहे हैं। आज इस गांव का गया, दूसरे गांव का गया, धीरे धीरे ऐसा होगा गांव में से बुजुर्ग रह जाएंगे, बच्चे सारे बाहर चले गए। क्या करें? यहाँ रोजगार वहां नहीं है जाके यहाँ भी पे। तो नौकरी कर रहे हैं ना। तो वही, अगर सरकार उनको रोजगार यहाँ दे तो उनको बाहर जाने की जरूरत क्या है? अब हरियाणा सरकार की बात लगा ले, 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को ऑलमोस्ट। बिल्कुल। कौन सी सरकारी नौकरी निकली? अगर वाकई में नौकरियां होती तो प्रदेश जो है देश में सबसे लास्ट में थोड़ी होता बेरोजगार में। 10 साल जब हुड्डा जी की सरकार थी, बेतहा लोग लगे, रोजगार में नंबर 1 था हरियाणा। और अगर आज की बात लगाएं तो कहाँ है रोजगार? अगर कोई पेपर निकलता भी है तो पता चलता है वो पहले लीक हो गया। तो बच्चे जाए कहाँ? उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ ना कुछ करके अपना घर का गुजारा तो करना है ना, इस वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। तो क्या अब की बार जो हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को ये गठबंधन सरकार का विकल्प के तौर पर स्वीकार कर लिया था? नहीं, कौन से गठबंधन की बात कर रहे जो हैं? हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन है, इसने या इससे लोग दुखी हो गए, कांग्रेस को इनका विकल्प मानने को तैयार देखो, हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात था, लोगों ने इनको 2014 में वोट दी, फिर 2019 में दोबारा मौका दिया। जब वो कुछ कर ही नहीं रहे, हम लोग वोट देते हैं, आप जनरल बात कर रहे हैं। अगर मैं किसी को वोट दूंगा, मैं चाहूंगा कि मुझे रोजगार मिले। अगर मेरी उम्र ज़्यादा है तो मैं चाहूंगा मेरे बच्चों को रोजगार मिले। मैं चाहूंगा कि मेरे घर के बाहर की सड़कें बढ़िया हों, बिजली आए, आसपास की सड़कें बिल्कुल सही दुरुस्त हों, और तरह की डेवलपमेंट होती है। हर तरह की डेवलपमेंट को देख के अच्छे अस्पताल हो, अच्छे स्कूल हो। हमारे यहाँ भी कोई IIT IIM हो, यही सोच के तो वोट देगा ना। पर अगर वो चीज़ होगी नहीं तो वो क्यों दोबारा दोबारा इनको वोट देगा? इसीलिए लोगों ने जो है मन बना लिया है कि इस बार 2024 के चुनाव में कांग्रेस को वोट देंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। विशाल जी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यक्रम आपके जिला नगर में हुड्डा साहब का बड़ा तो विशाल कार्यक्रम हुआ, अपन हरियाणा में नंबर 1 कार्यक्रम वो माना गया कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस के हर कार्यक्रम में आपके दौर में कोई कार्यक्रम हो, जनता अपने आप ही बगैर बुलाए भारी संख्या पहुंचती है। क्या कांग्रेस के कार्यक्रमों में जनता का उमड़ता जन सैलाब कांग्रेस पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का साक्षात प्रमाण है सर? बिल्कुल है। आपने जो विपक्ष आपके समक्ष देखा यमुनानगर में, बहुत जनता आई। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस का जो है ग्राफ बढ़ रहा है। उसके बाद भवानी में हुई, वहाँ और ज़्यादा जनता थी। हिसार में हुई, वहाँ मतलब जो जो प्रोग्राम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों की वहाँ प्रोग्राम में आने की जनसंख्या भी उस हिसाब से बढ़ती जा रही है। तो इसी से आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस का ग्राफ जो है दिन प्रतिदिन हमारे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। और मैं कहूँगा कि 2024 में आप चुनाव होंगे तो सरकार 100% कांग्रेस की ही बनेगी। विशाल जी, आपके ऊपर युवा कांग्रेस की एक बड़ी अहम जिम्मेवारी है, प्रदेश स्तरीय नेता हैं आप। तो क्या लगता है भविष्य में युवाओं का रुझान कांग्रेस को लेकर किस प्रकार उमड़ कर दिख रहा है आपको? देखिए, हम जगह जगह अब कल भी अब लगा सकते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था तो इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम था कि बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएंगे। तो जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम थे वहाँ खुद से भी युवा साथी आए, क्योंकि वो परेशान है। उनकी परेशानियाँ हमने सुनी कि कैसे, चलो किसके पास थोड़ा सिस्टम था, कोई ज़मीन थी जायदाद, थोड़ा बेच के बाहर चले गए, पर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो बाहर जा सके। तो किस तरह से वो मजबूरी में, इतने पढ़े लिखे बच्चे, कहीं किसी दुकान पे लगा हुआ है, कोई छोटी मोटी रेहड़ी खोल के कुछ रोजगार कर रहा है, अपना घर चला रहा है। तो युवा भी बहुत ज़्यादा निराश है, और मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा निराश है युवा, क्योंकि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्हें तो ये था, उम्मीद थी कि अब 2014 में मैंने उनसे वादा किया था 2-2 करोड़ रोजगार का, तो हमें जो है रोजगार मिल जाएगा और हम अपना घर चलाएंगे, अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। पर जिस हिसाब से आप देख रहे हो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो वो वही युवा अपने आप को आज के टाइम पे ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और उसका रुझान भी है जो कांग्रेस को बढ़ता जा रहा है। विशाल जी, मैं एक थोड़ी जानकारी चाहूंगा। आप की विधानसभा हल्का दौर लोकसभा कुरुक्षेत्र में आती है, और आपका एक विधायक होने के नाते आसपास के इलाके में भी आपका आना जाना लगा रहता है। वैसे ही प्रदेश के युवा नेता हैं, इस समय लोकसभा कुरुक्षेत्र का रुझान किस प्रकार का नजर आ रहा है सर आपको? देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें
तो लोकसभा चुनाव में भी लोग जो है अब कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। जी। हमारा जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है, लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, किसान वर्ग जो है बिल्कुल इनसे निराश है और वो अपनी टकटकी लगाए नज़र जो है कांग्रेस में रखे बैठा है। और मैं कांग्रेस सिर्फ इसकी बात नहीं करूँगा किसान वर्ग की, प्रत्येक वर्ग जो है, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, छात्र हो, और क्या कहते हैं महिलाएं हों, सब लोग इनसे परेशान हैं। तो प्रत्येक वर्ग हम जाते हैं अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो हमें यही दिखता है कि जो भी लोग हैं वो बीजेपी से बिल्कुल निराश हैं और वो कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और वैसे भी उन्होंने 10 साल कांग्रेस का जब सीएम थे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनका कार्यकाल देखा है, उस टाइम में प्रत्येक वर्ग खुश था। तो मैं तो यही मानता हूँ कि आने वाली सरकार जो है कांग्रेस की है। मेरा अंतिम सवाल है आपसे। देखो, मैं भी कांग्रेस पार्टी के अतीत से जुड़ा हूँ। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन चलाने के लिए हमेशा एमपी में और एमएलए में टिकट का कोटा अलॉट करती है, चाहे कांग्रेस सेवा दल क्या युवा कांग्रेस हो। हरियाणा में भी आप जो युवा साथी और हैं जो एक योग्यता के आधार पर उनको भी विधानसभा में और लोकसभा में भी उनको मान सम्मान मिलना चाहिए, तो क्या उन सभी साथियों की आप पैरवाई करेंगे जो वाकई में एमएलए के दावेदार हैं, एमपी के दावेदार हैं, उनके लिए पार्टी हाईकमान से आप अपील करोगे? देखिए, हमारा यूथ कांग्रेस का भी एक फीडबैक सिस्टम है जी। जो लोग हैं युवा कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से और प्रदेश प्रभारी जो है हमारे उनके माध्यम से सारा जो है फीडबैक जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जाता है। अगर जो लोग अच्छे जिन्होंने जो है अपने कार्यकाल में काम किया है और उन्हें ऐसा लगता है तो मुझे लगता है जरूर वो अपने युवा साथियों के लिए, चाहे वो विधानसभा के लिए इंटरेस्टेड हो या लोकसभा के लिए, लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लाखों लोग आपको देश विदेश में देख रहे हैं, काफी आपके चाहने वाले भी हैं, कमेंट के माध्यम से, शेयर के माध्यम से आपको पसंद करते हैं, आपको हौसला बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगा उन सभी साथियों का भी आप जो सोशल मीडिया पे आपसे उनका भी आप धन्यवाद करें ताकि वो भी आपका इसी प्रकार हौसला बढ़ाते रहें। देखिए, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज मैं सबको देना चाहता हूँ कि चुनाव जब भी हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, अपना वोट जो है ना बड़ा सोच समझ के देना चाहिए। आप ये देखकर वोट दें कि जिसको आप वोट दे रहे हैं, चाहे वो आपका लोकसभा क्षेत्र हो चाहे आपका विधानसभा क्षेत्र हो, क्या वो आपके क्षेत्र की आवाज़ वहाँ पर जाकर उठाएगा या नहीं उठाएगा। अगर आपने इनको जिनको पहले चुना है, अगर आपको लगता है कि भाई ये हमारी आवाज़ नहीं उठाते या ये वो नहीं है जो हम चाहते थे, जैसा हम इंसान को चुन के हमने आपने भेजा है, एक विधायक है, एक एमपी है, वो एक पूरी क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव है, तो कुछ लोगों का एमएलए है, कुछ लोग एमपी नहीं है, वो सारे क्षेत्र का है। तो क्या वो आपके क्षेत्र की आवाज़ उठा रहा है, वहाँ जाके निष्पक्ष होकर आवाज़ उठा रहा है? तो आपने अपनी वोट का चयन जो है बड़े ही सोच समझ कर करना है, ये सोच कर नहीं करना एट अ टाइम कि ये किसी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या और किसी चीज़ के नाम पे जो बांटने का काम आज के टाइम बीजेपी कर रही है, उन सब बातों को साइड में करके जो इंसान आपकी आवाज़ उठाए, जो आपके बच्चों के रोजगार के बारे में सोचे, एजुकेशन के बारे में सोचे, अच्छी चिकित्सा के बारे में सोचे, ऐसे इंसान को चुन के आप जो है भेजने का काम करें। धन्यवाद विशाल जी, सभी पत्रकार साथियों का मान सम्मान करने पर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।